आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के अंदर सारी की सारी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। संडे को कोई न्यूज़ आती नहीं है, यानी कि आज जब भी वीडियो आपको अपलोड हुई है जिस डेट को, यानी कि 14 जून को कोई न्यूज़ नहीं आएगी, तो फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगी, मंडे को शाम को न्यूज़ आती है तो ट्यूसडे की मॉर्निंग मिलेगी। ठीक है। आंसर राइटिंग संडे से स्टार्ट हो रही है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स बता दी हैं। 10, 15, 20 जितने भी लोग होंगे, एक बार उनको स्टार्टिंग उसी ग्रुप के ऊपर टेस्ट करेंगे। वो जो रेगुलर होंगे उनको फटाक से क्वाइटली दूसरे ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर देंगे। फिर जो लोग रेगुलर करेंगे उनका करेंगे। तो आप लोग एक बार जाके टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लेना, अगर आपके आंसर राइटिंग को दिक्कत आ रही है, आपको स्टार्ट करने में इशू हो रहा है, या फिर ये नहीं पता कि पहले प्रीवियस ईयर को करना चाहिए, पहले करंट अफेयर करने चाहिए, या फिर आंसर्स टॉपर्स की आंसर कॉपी से करना चाहिए। ठीक है। या फिर करंट अफेयर के जो नोट्स आप बनाते हो उसको आंसर राइटिंग में कैसे इंटीग्रेट करना है, रिव्यू करना सीखना है, ये सारे के सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हो सकता है मैं चैनल में कुछ चेंजेस करूँगा, कुछ वीडियोस इधर उधर होंगी। तो जितने लोग अगर चैनल को जस्ट इन केस अगर मैं फ्यूचर में कभी क्लोज करता हूँ, तो जो लोग टेलीग्राम के ऊपर होंगे उनको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर कुछ चैनल में चेंजेस हुए हैं फ्यूचर में। मैं सोच रहा हूँ कुछ एडजस्टमेंट करने की। डेटा लॉस नहीं होगा कोई भी, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट होगी। तो एडजस्टमेंट के बाद अगर आप मिस कर देते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही पता कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे है, आप टेलीग्राम पे जाके ही सर्च करना @UPSC मंथली कंपाइलेशंस, क्योंकि वैसे लिंक है ना, पता नहीं ओपन नहीं हो रहा है यार। मैं तो डायरेक्ट वो टेलीग्राम का ही लिंक कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। कुछ लोगों का ओपन होता है, कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा है। ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर लोग आंसर करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। आज आपसे क्वेश्चन पूछा, आज आपने उसका आंसर कर दिया, कल वो टॉपिक में रिवाइज करूँ तो आपको सडनली याद आएगा, अरे इसका तो मैंने कल आंसर किया था। ठीक है। परसों वो टॉपिक फिर रिवाइज होता है, परसों आपको फिर वही चीज़ याद आई, अरे इसका तो मैंने आंसर किया था। बस वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंट बैठ चुकी है, कोई उसको हिला नहीं सकता। आपने 3 दिन उसको खुद आपने लिखा है, आपने सर्च किया उसके बारे में, आपने उसको टाइप भी किया होता है, फिर वो 2 दिन तक एक बार वो वीडियो में एक्सप्लेन भी हुआ होता है, फिर 2 दिन तक वो रिवाइज भी किया होता है। यू आर डन विद दिस थिंग। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपना संडे और मंडे को रिजर्व कर। अच्छा, ये GOR नहीं है, FOR होगा। ये टाइपिंग में जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो भी आपकी वीडियोस पेंडिंग रह जाती है, कोई आपने बीच में मिस कर दी होती, कोई कंपाइलेशन नहीं हो रही, मंडे को देखो कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है, क्योंकि संडे की शाम को कोई न्यूज़ नहीं आती, तो मंडे को कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। ट्यूसडे की मॉर्निंग में होगी, क्योंकि वो वीडियो तो आई थी मंडे को, वो न्यूज़ आई थी मंडे को, तो ट्यूसडे मॉर्निंग में उसकी वीडियो आएगी। इन दिनों के अंदर संडे या मंडे आप जब भी होता है, अपनी सारी पेंडिंग वीडियोज़ को निपटा दिया करो फटाफट। ठीक है। और बस इतना ही कहना था, ज़्यादा नहीं कहूँगा। ध्यान रहे, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, संडे की कोई न्यूज़ होती नहीं है, तो फिर आप लोग इन दिनों को रिजर्व किया करो वीडियो के लिए। और आंसर राइटिंग संडे से स्टार्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक ये वाला है, टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं भी कर रहे तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है मैं चैनल के अंदर कुछ चेंजेस करूँ। जो लोग रेगुलर हैं उन्होंने पार्ट नहीं, उसका चाहते ही नहीं है टेलीग्राम पर जुड़ना। कमेंट वगैरह मत करना, बट बी कनेक्टेड, ताकि आपको चैनल में अगर कुछ चेंजेस होता है फ्यूचर के अंदर, जस्ट इन केस अभी कुछ श्योर नहीं है, तो आपको पता रहे कि आपको उसके बाद कहाँ से आपका पुराना डेटा मिलेगा सारा का सारा। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते रहना, आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। पहले रिवीजन कर लेते हैं, 12 जून का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्या कुछ टॉपिक हम लोगों ने किए थे। एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। इसमें क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, कि भैया हमने आपको PSU से 4 लाख करोड़ रुपए लेने के लिए कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नोटिस निकाला था कि जो PSUs होती हैं, गेल बेल सेल टाइप की जो कंपनीज होती हैं सारी की सारी, इनसे ओवरऑल मिला के 4 लाख करोड़ रुपये लेने थे। ठीक है, DOT को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है इनके रिगार्ड कि देखो, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आई इनके बारे में, लेकिन आप जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, भारती एयरटेल हो गया और जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, बाकी 1-2 छोटी मोटी वो जो बची हुई हैं, उन सब से आपको 1.47 लाख करोड़ रुपए लेने थे। उनका क्या हो रहा है? 23 फरवरी के आसपास भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि इनका कुछ पैसा वैसा है वो आपको लौटाया नहीं अभी तक। तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उसमें खुद ही डिले कर रहा है उस पैसे को लेने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई के बारे में भी जाना था। हम लोगों ने ये जाना था कि इतनी सारी कंपनीज़ का इतना सारा पैसा जो है वो कहाँ बचा हुआ है, इनको लाइसेंसिंग फ़ी देनी पड़ती है, इनको स्पेक्ट्रम जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कैसे अलॉट की जाती है, कैसे उसका पैसा देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भैया इसके अलावा आप जो आपके जो नॉन टेलीकॉम सेक्टर की चीज़ें हैं ना, आपके एसेट्स वगैरह कितने हैं, डिपॉजिट एसेट्स कितने हैं, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के, जो भी आप नॉन टेलीकॉम के करते हो आप उसका भी आप टैक्स दो, जो उसकी फ़ीस वगैरह होती है वो भी आप दो, वो सब इंक्लूड करके। तो काफ़ी सालों का इनका कर्ज वगैरह सब मिला के हो गया है। सबसे कम इसमें रिलायंस जियो का पैसा, क्योंकि 2016 में ही आई थी, लेकिन बाकी वोडाफोन का सबसे ज़्यादा, ओवरऑल वोडाफोन खुद का ही अपना 2 लाख करोड़ के आसपास है, डिफरेंट चीज़ों को मिला करके। और उसमें कुछ आई थिंक 53,000 करोड़ के आसपास इनको यहाँ देना पड़ेगा गवर्नमेंट में। तो वोडाफोन एक के बहुत हाई चांसेस है कि वो कंपनी जो है बंद हो सकती है अपने आप में। तो डिक्लेयर फॉरनर एंड फॉरनर्स ट्रिब्यूनल, असम जैसे एरिया के अंदर स्पेशली सरकार ने कुछ लोगों को रिलीज़ किया जो कि डिक्लेयर्ड फॉरनर हो चुके हैं। ठीक है। उनका ट्रिब्यूनल बनते हैं 100 के आसपास वहाँ ट्रिब्यूनल है। तो जो भी पुलिस वगैरह जो होती है, स्पेशली जो बॉर्डर विंग होती है, कुछ लोगों को अगर उससे लगता है कि भाई ये तो क्या कहते हैं इलीगल माइग्रेंट हो सकता है, उन लोगों को ट्रिब्यूनल के पास लेके जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं, फिर उनकी जांच पड़ताल की जाती है, लीगल माइग्रेंट है या फिर फॉरनर है, क्या करना है इसका। असम इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर NRC अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है हमारा 2002 में बना था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूनाइटेड नेशन का विंग 1946 में बना था। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आईसीसी जो है वो यूएन का विंग नहीं होता है, लेकिन यूएनएससी से रिकमेंडेशंस ले सकता है, ठीक है। और आईसीजे जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक कोर्ट है, उसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। दोनों का जो वो है हेडक्वार्टर वो हेग में है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो आईसीसी है उसके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने यूएस के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने की बात की थी कि यूएस ने कुछ किलिंग्स वगैरह किए हैं, क्राइम्स किए हैं अफगानिस्तान के अंदर जब उनके ट्रूप्स थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको थोड़ा सा फटकार लगाते हुए बोला कि हु आर यू टू जज अस, इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह वगैरह। ये चीज़ हमको सिर्फ पॉलिटिकली जाननी है, न्यूज़ में ये एग्जाम में नहीं आएगी। नेचर का इंडेक्स क्या है 2020 का, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी है, यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी। इनके पब्लिकेशन हुई है नेचर वगैरह के स्पीशीज़ के ऊपर बारे में। ये एनुअली होता है, कितनी बार हो चुका है, पब्लिकेशंस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। नई गाइडलाइंस क्या है, इंपोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट 6 महीने का आपको टाइम देगी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एनिमल है जिसका आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, एक्जॉटिक स्पीशीज़ आपने इंपोर्ट किया था दूसरी कंट्री से, तो 6 महीने का टाइम है, आप उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दो। 6 महीने में आपको कोई डिटेल प्रोवाइड करनी, मेरे पास ये एनिमल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। 6 महीने के बाद आपको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। आपका जो चीफ वार्डन होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर होता है आपके एरिया का, उससे आपको एनओसी लेके देना पड़ेगा कि आप इस तरह की स्पीशीज़ को रख रहे हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस तरह के एनिमल्स को, स्पेशली जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स पर ट्रांसफर होती है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये स्टेप लिया गया है कोरोना वायरस के फैलने के बाद, जिसमें कि सस्पेक्शन ये है कि भैया ये बैट से फैला था, तो इस तरह की स्पीशीज़ इंडिया में भी कुछ लोग रखते होंगे। तो उन सबको बस एक रेगुलेटरी बनाना है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास ऐसी स्पीशीज़ है, आपके आसपास ऐसा कोई हो तो उन्हें बता देना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को बस इन्फॉर्म कर देना। 6 महीने के टाइम तक इन्फॉर्म करना, उसके बाद आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट वो एक्शन लिया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। सेंसस ऑफ एशियाटिक लाइन 28% जो थे हमारे एशियाटिक लाइन्स का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, 5 साल के अंदर ये इसका सेंसस किया रहा था। इस बार जो सेंसस था उसमें कुछ स्टाफ मेंबर्स की कमी थी, जनरली 2000 के आसपास होते हैं, उसमें कुछ एनजीओ वगैरह को भी इन्वॉल्व करते हैं, कुछ एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं लगे भाई सरकार तो गलत काउंट दे रही है हम लोगों को। तो इस बार टोटल स्टाफ मेंबर कम थे, 1400 थे। 2 तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें पूनम अवलोकन वाला मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो लोग मून लाइट का यूज़ करते हैं एनिमल्स वगैरह के काउंट के लिए, स्पेशली लायंस के काउंट के लिए। और इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम रिकमेंडेशन क्या है कि हम लोगों के एशियाटिक लाइन्स को गुजरात से जो गिर वाला एरिया वहाँ से शिफ्ट करके क्या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर कहीं शिफ्ट करना चाहिए, कौन सा एरिया हम लोगों को डिफाइन किया, तो ये आप मुझे आंसर बता देना। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ये बोलती है भैया हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत तरह के टैक्स हमको देने पड़ते हैं। कहीं पे सेस लग रहा है, कहीं पे पता नहीं लाइट का टैक्स है, पानी का टैक्स है, मजदूर का टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है। लेकिन जो बाहर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी कंट्रीज़ के अंदर वही टैक्स लो होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है इंडिया में सस्ता बन के आता है। तो नीति आयोग के किसी मेंबर ने ये रिकमेंड किया था कि हम लोग बैट लगा देते हैं, BAT मतलब बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ताकि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। उनका प्रोडक्ट और इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो इक्विवेलेंट लगभग सेम प्राइस के ऊपर मार्केट में बिके। फिर वो यूज़र के ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर होता है, वो क्या खरीदना चाहेगा। ये 12 जून के हो गए। 11 जून में हम लोगों ने बात की थी फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर। जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने 14 स्टेट्स को कुछ 6149 करोड़ के आसपास कुछ मनी दिया है, स्पेशली कोविड-19 से फाइट करने के लिए। 15 कमीशन ने जो स्टेट को रिकमेंडेशन दिया था कि कितना पैसा जाना चाहिए स्टेट के पास जो कलेक्शन होता है मनी का, वो 41% था। 14 कमीशन ने उसको 42% रखा था, 13 कमीशन 32% रखा था। अच्छा 13 ने 14 में इंक्रीज़ हुआ तो ठीक है, लेकिन 14 से 15 में डिक्रीज़ क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ना हमारा, वो डीमोट होकर अब यूनियन टेरेटरी बन गया, तो उसका जो कोटा था वो यूनियन टेरेटरी में आ गया, तो स्टेट का कोटा इसलिए थोड़ा सा कम हो गया। तो ये आपको जाना था फाइनेंस कमीशन के अंदर क्या ग्रांट्स वगैरह होते हैं, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसके हेड कौन है, HN कानिया जी हैं। हर 5 साल में बनाया जाता है, प्रेसिडेंट को कंपलसरी बनाना होता है, ठीक है। और इस बार की जो रिपोर्ट है वो 6 साल की बनी है। ये फरवरी से लेकर अक्टूबर तक एक रिपोर्ट है जो बजट के साथ आई थी, प्लस में अक्टूबर के बाद आएगी 2021 से 2026 की। जनरली 5 साल की रिपोर्ट बनती है। ऐसा क्यों कि स्पेशली कोविड-19 के दौरान इनको एक रिपोर्ट थोड़ी सी 1 साल की रिपोर्ट अर्ली बनानी पड़ी है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट यूएस की कांग्रेस ने निकाली, इंडिया को स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है कि भैया इंडिया के अंदर आप लोगों ने NRC लेके आए हो, आप लोगों ने बाबरी मस्जिद वाला केस को जो है वो किया था, मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है, काउ विजिलेंटिज्म हो रहा है। तो इंडिया को थोड़ा सा उन्होंने सैंक्शन लगाने की बात उठाई है कि इंडिया के अंदर रिलीजन की जो पॉलिसीज़ वगैरह इतनी ठीक नहीं है, गवर्नमेंट इतनी लिबरली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है। और US CIRF की भी पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर रखा गया था।
तो सिक्किम तिब्बत कॉन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम का बॉर्डर है, ऊपर तिब्बत वाली साइड है, कुछ इशू चल रहा है। इसके अलावा इंडिया नेपाल में भी इशू चल रहा है, इंडिया और क्या कहते हैं इंडिया चाइना में भी पूरा इशू चल रहा है। ये कॉन्वेंशन जब साइन हुई थी 1890 को, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने एक तिब्बत के साथ एक कॉन्वेंशन में बात की थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर 1904 में उन्होंने मान लिया था कि ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे। 1906 में फाइनल साइन हो गई थी। एक पर्टिकुलर माउंटेन वहाँ पे कौन सा है, कौन सा लेक है, कौन सा नाथुला वाथुला जो भी है, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे पूरे के पूरे। राइट्स इशू क्या होते हैं, देखो भैया, ये महिंद्रा रिलायंस वगैरह कुछ कंपनी से मिलकर 10,000 करोड़ के आसपास का कुछ मनी उठाना चाहती हैं। तो राइट्स इशू में क्या होता है कि इनके ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, पहला राइट उनको होता है कि वो उनके शेयर को खरीदें, और जो अगर कंपनी और शेयर खरीद बेचना चाहती है उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है कैपिटल मार्केट से। तो ये होता है उनका राइट्स इशू, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। RBI ने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन्स को बेचने के लिए एक फ्रेमवर्क को बात की है, उसको मार्केट में रखा है स्टेक होल्डर के पास सजेशंस के लिए। उसमें क्या करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड एसेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और उन सबको प्रिजर्व किस तरह करना है, उनको फर्दर रखने की लोन्स की सेल करनी है। जो हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उनको, अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं, तो उनको जो परफॉर्मिंग एसेट कंपनी होती है उनके अंदर लेके जाना, फिर वहाँ से जब वो स्टैंडर्ड में क्रिएट हो जाए तो वापस लेके आने का क्या प्रोविजन हो सकता है, फ़ायदा कितना होने वाला है, कितने लाखों करोड़ों का। तो RBI इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहती है कि लोन्स वगैरह का स्ट्रेस नहीं हो हमारे पास, ताकि हम जल्दी से जल्दी इनसे फ्री हो जाएँ। एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात करते तो इंडिया में सिर्फ एक BT कॉटन ही अलाउड है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, सोयाबीन है और मस्टर्ड, ब्रिंजल वगैरह एटसेट्रा है, एक मेज़ का भी है। ये अनअप्रूव्ड है सारे के सारे। तो महाराष्ट्र के अंदर एक सेहितकार कुछ संगठन है, उन्होंने बात की कि वो सारे के सारे अनअप्रूव्ड सीड्स को बोएगा और गवर्नमेंट के अटेंशन लेके आएगा। वहाँ पे खेतों के पास बोर्ड लगा के ये अनअप्रूव्ड सीड्स हैं, ये इलीगल हमने बोए हैं, ताकि सरकार का ध्यान इधर को आए और नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए इंट्रोड्यूस करें। इनमें क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंदर ना आप उसके जीन को, एक नया जीन उसमें इंट्रोड्यूस करते हो, एक नए जीन का स्ट्रेन। वो प्लांट का जीन हो सकता है, वो किसी सॉइल बैक्टीरिया का हो सकता है, वो एनिमल का हो सकता है। तो उसमें कुछ आप प्रॉपर्टीज़ ऐड करके उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको करते हो। स्पेशली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि BT कॉटन की बात करें, उसमें एक जो पिंक बॉल वाला जो वॉर्म वगैरह होता है वो नहीं लगता उसके बाद, तो हर्बिसाइड का आपका खर्चा बच जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के एनवायरमेंट ने ये बोला है कि भैया अनअप्रूव्ड को आप अभी यूज़ मत करो, इनके ऊपर अभी स्टडी नहीं की गई है, इनको हम लोगों ने टेस्ट किया नहीं है ढंग से। फ्यूचर में पता नहीं ये चीज़ कहाँ किस ह्यूमन बॉडी में जाके कहाँ म्यूटेट कर जाए, इसको थोड़ा स्टडी करने दो, उसके बाद आप यूज़ करना। बट किसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं कि हमको टेक्नोलॉजिकल चीज़ें दिलाओ। इसके बारे में आज के टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कंटिन्यू करते हैं आपको समझ में आएगा कि पिछले वाले टॉपिक्स और प्रेजेंट टॉपिक्स कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं। आज वाले जो टॉपिक्स हमारे बहुत इजी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्विकली इनको निपटा देंगे। NIRF की रैंकिंग्स आई हैं 2020 की, अभी QS वर्ल्ड की रैंकिंग आई थी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, सहकार मित्र स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई बोलते हैं इरिगेशन को, ठीक है, IFLOWS मुंबई, ये सब क्या है। प्रीलिम्स के लिए जो लोग पहली बार देख लें बता देता हूँ, इसका मंथली कंपाइलेशन आएगा एक साथ। विजन का जो शॉर्ट न्यूज़ होता है ना उसके साथ मिला के दूंगा एक पूरा। GS2 का पहला टॉपिक है NIRF रैंकिंग 2020 का, ये उसमें आता है इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन के अंदर, ठीक है। NIRF क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, पहली बात तो एक कि फ्रेमवर्क है, सेकंड चीज़ ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट आ जाता है वो UPSC के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो अभी 5 साल हो चुके हैं, यानी कि 5th एडिशन आया है इसका, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं हम लोग रैंकिंग्स देने के लिए इंस्टीट्यूशन को, स्पेशली जो हायर एजुकेशन के होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के डोमेन्स के होते हैं। इस बार एक नई कैटेगरी ऐड की गई डेंटल वाली, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 पैरामीटर्स होते हैं, पाँचों के पाँचों याद होने चाहिए, इसमें कुछ समझाने का नहीं है आपको, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में आपको अगर पूछना आ गया कि क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, तो आप बता सकते हो कि NRIF ये यूज़ करता है। और इसमें अगर कुछ एडिशन देनी हो तो आप अपनी सजेशन उसमें आंसर में लिख सकते हो। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन। NRIF यूज़ किस लिए किया जाता है, देखो इससे एक एनकरेजमेंट मिलता है इंस्टीट्यूट्स को, वो आपस में कम्पीट करते हैं, ठीक है, और उसी तरह साइमल्टेनियसली साथ साथ उनकी अपनी ग्रोथ के ऊपर भी फोकस आता है। ये जो रैंकिंग्स होती हैं इनसे फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक सॉलिड बेस मिलता है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को, ठीक है। और स्टडी इन इंडिया की बात कर रहे हैं, रैंकिंग्स की बात करें, आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, डिजिटल डिवाइड के बारे में पूछा जा सकता है, तो डिजिटल डिवाइड के बारे में पढ़ते रहना। फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन असेसमेंट और फॉर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाऊंगा क्या होता है, इसमें कितने इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, कभी आया था। पहले वाले जो रैंकिंग का एक आया था हमारा QS वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया था। इस एडिशन में क्या कुछ चेंजेस किए गए, पहली बात तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। इस बार डेंटल कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, और टोटल टैली होती है 10 कैटेगरी सब्जेक्ट की। वाई इंडियन इंस्टीट्यूशन डू नॉट फेयर वेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा का पूरा मेन बन सकता है, मेन्स का क्वेश्चन बन सकता है ये वाला एक अपने आप में।
इंटरनेशनल रैंकिंग्स के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूशन स्ट्रगल करते हैं वो करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन के पैरामीटर के ऊपर, ठीक है ना। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव पैरामीटर होता है, ठीक है। इसकी वेटेज भी वहाँ पर जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती है उसमें ज़्यादा होती है। इंडिया वाले के अंदर हम लोग 90% जो होते हैं ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस रखते हैं, 10% हम लोग देते हैं सब्जेक्टिव पैरामीटर को। इसलिए एक तो ये बहुत एक सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। लेकिन जब आपको मेंस का आंसर लिखना होगा तो आपको इसी चीज़ को एग्जांपल देख के, ना जाने पैरामीटर्स लिख के, ना जाने क्या करके, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या कुछ कर रही होती हैं वो सब देख के तब आपको लिखना होगा। तो ये आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि विजन वाले इसको डिटेल में बताएं। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, प्लीज़ गो थ्रू द फॉलोइंग इमेज। इसमें आपको एक तो ओवरऑल कैटेगरी याद रखनी होगी, ठीक है। कॉलेज के अंदर मिरांडा हाउस टॉप कर गया, तो ये काफ़ी दिनों से दो दिन से न्यूज़ में चल रहा है, जो भी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हाइट में आ रहा था। हर एक कैटेगरी का एक तो आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के क्या लेवल के ऊपर IAS दिया गया, मेडिकल में एम्स रहता ही है, लॉ डिसिप्लिन के अंदर नेशनल लॉ स्कूल आया, ध्यान रहे NLU नहीं आया, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। जो QS वर्ल्ड रैंकिंग थी उसने IIT बॉम्बे को ऊपर रखा था, IIT मद्रास को तो उसने कोई वैल्यू दी थी। मैनेजमेंट का बहुत इजी है, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ABC के सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो। आर्किटेक्चर में खड़गपुर आ गया, और फार्मेसी में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ध्यान रहे जामिया मिलिया इस्लामिया दूसरी है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरी है, ठीक है। और डेंटल कॉलेज के अंदर मौलाना आज़ाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है ये आ गया। इनके पहले पहले एक याद रख सकते हो। आ जाते हैं हम लोग प्रीलिम्स क्वेश्चन के ऊपर। NIRF क्या होता है बता दिया, पैरामीटर्स यूज़ क्या होते हैं बता दिया, टॉप इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं बता दिया, परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन दिस ईयर वर्सेज लास्ट ईयर ये भी आपको दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम ये भी आपको दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 200 लिस्ट ऑफ QS वर्ल्ड रैंकिंग। इसमें हम लोगों ने बताया था इंडिया के जो थे 21 यूनिवर्सिटीज़ आई थी QS वाले के अंदर, और टॉप 3 में थी IIT बॉम्बे, मतलब IIT मुंबई, और सेकंड पे था ISC बेंगलोर, और थर्ड पे था IIT दिल्ली। तो हम लोग देख लेते हैं दो चीज़ें, एक तो पिछले साल की परफॉर्मेंस से इस साल का देख लेते हैं, एक बार हल्का सा चेंज किया हुआ है, और इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस में आपको दिखा देता हूँ। तो पहले बार ये जो मैं PDF खोली है आपके सामने, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने खोली हुई है, तो उन्होंने फ्लिप बुक बना रखी है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊँ, सारे तो पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन जैसे ये मैनेजमेंट वाला था ना, तो देखो पिछले साल जो था उसमें IIM बेंगलोर ऊपर था, फिर अहमदाबाद था, फिर कलकत्ता था। तो ये फ्लिप बुक है, ये आप गूगल के ऊपर सीधा लिखोगे ना NIRF की फ्लिप बुक 2019 की, ये इनके सामने आ जाएगी आपके, ठीक है। एक और मैं आपको अगर एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका, तो एम्स की वही पोजीशन बनी हुई है इस बार भी, और लॉ वाले के अंदर भी जो बेंगलुरु का था ये सेम पोजीशन थी, पिछली बार भी ये थी, इस बार भी यही है। टॉप रैंकिंग डिफरेंट में IIT मद्रास को पिछली बार भी ऊपर था और इस बार भी ऊपर है। 2019 की रैंकिंग्स है, ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। 2020 की रैंकिंग की फ्लिप बुक भी अभी आ जाएगी, पर ये अच्छा तरीका है। मैंने मतलब देखो, आप एक चीज़ ध्यान दो, ये सारे के सारे ऑफिशियल काम होते हैं, देख रहे हो कितनी परफेक्शन, डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों को इसी लेवल के काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन मैनेजिंग योर कंटेंट, आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। वो इसी तरह के ऑफिसर होते हैं जो आपके आंसर चेक करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी साफ सुथरी ही होती है, ध्यान रहे। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के बारे में बता देता हूँ। ये एक रिकॉग्निशन स्कीम है, ठीक है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के लिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2017 में इसको स्टार्ट किया था। अगस्त 2019 तक हमारे पास 16 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो चुके हैं, ठीक है। इनको फ़ायदा क्या होता है, देखो पहली बात तो ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशली फीस वगैरह अपनी डिसाइड कर सकते हैं, एकेडमिकली सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, सिलेबस कितना रखना है, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके साथ अच्छा कोलैबोरेशन होने को मिलता है। फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो सरकारी होते हैं उनको मिलते हैं 1000 करोड़ तक के आसपास, लेकिन जो प्राइवेट होगा उसको कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिलती है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के अंदर भी हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी था। इसका मेंस का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम, पूरा का पूरा यही होगा, सॉरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम जो होगा, मैंने आपको अभी विकीपीडिया का पेज दिखाया था, अब उसको आगे फर्दर डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो इसमें NIRF को आप कहीं यूज़ कर सकते हो कि NIRF की रैंकिंग के तहत जो IOE हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है, वो उनको एमिनेंस देने के रिकॉग्निशन को यूज़ कर सकता है, NIRF की हेल्प ले सकता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग की हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट जो हमारा GS2 का टॉपिक है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और ये कवर होता है GS2 के वेलफेयर स्कीम्स वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ हम लोग वल्नरेबल सेक्शंस के लिए और जो पॉपुलेशन के होते हैं उनमें सेंटर और स्टेट कुछ स्कीम्स बनाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, उनके किस तरह की बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। तो उसी में एक स्कीम आती है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम। तो कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि NHRC जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है। उन्होंने जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो कि UNHRC है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनको ये इन्फॉर्म किया है कि जो रिकमेंडेड इम्प्लीमेंटेशन है, जो रिकमेंडेशन आया था कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, वो अभी एग्जामिनेशन के अंदर है, ठीक है, और एक्टिव कंसिडरेशन में, यानी कि उसके ऊपर अभी एनालिसिस किया जा रहा है, जाँच पड़ताल की जा रही है। और
जो कि ओपिनियन, सजेशन वगैरह, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन सेंटर के लेवल पे। तो हमको ये जानना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है यार। ये टॉपिक्स जो होते हैं ना इस तरह के, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इसके बारे में आपको एवरीथिंग यू मस्ट नो, ठीक है। इन ऑर्डर टू डील विद द कोविड-19 पेंडेमिक, स्पेशली जो इस तरह की आपदा से डील करने के लिए देश भर के अंदर, मतलब विदेश, पूरे विश्व भर के अंदर कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने लॉकडाउन लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की थी। हालांकि इन मेजर्स के कारण बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है, ठीक है, लोगों की लाइफ भी गई है, प्रॉपर्टी भी गई है, और जॉब्स भी लॉस हुए हैं, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, सो मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस हैज़ हैपन, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, जो कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस है विद वर्ल्ड बैंक, उन्होंने क्या था कि जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, ये वर्स्ट है अब तक का, जो कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है ये, उसके अराउंड इक्वलेंट। अच्छा, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और 2009 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ये दो सिचुएशन इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड के लिए ऊपर नीचे हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के लिए जो वो आया था इकोनॉमिक क्राइसिस कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 बार आ चुका है इंडिया के लिए, काफ़ी मेजर। 90s वाले टाइम में कब आया था, उसके बाद ये 21st सेंचुरी में कब आया, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 90% जो इंडिया की वर्कफोर्स है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में होती है। देखो ये आपको डायरेक्ट फैक्ट मिल गया है, ठीक है। अच्छा, ये IMF ने कहा है कि उससे ज़्यादा वर्स्ट है, ये फैक्ट नहीं है, ये आपने एक बार सुन लिया, आप याद रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, थर्ड पॉइंट, ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर, इसका नोट बना लो, क्योंकि ये आप बहुत जगह यूज़ करोगे। इंडिया के अंदर 90% वर्कफोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है, न जाने कितनी टाइप के क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो रेगुलर पेमेंट्स होती हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम से, वो इंश्योर कर सकती हैं कि जो वर्कर्स वगैरह एंगेज रहते हैं ना, स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर में, उनके पास एटलीस्ट जब तक इकॉनमी नॉर्मलाइज होती है, कुछ परमानेंट मनी आता रहे, तो अपनी वो लाइवलीहुड को, बेसिक लाइवलीहुड को, खान पान और रहने की जगह थोड़ा सा मेंटेन करके रख सकते हैं। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम में होता क्या, एक प्रोग्राम होता है जिसमें सभी सिटीजन्स को, ध्यान रहे, सभी सिटीजन्स को एक कंट्री के, या फिर आप किसी पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया को टारगेट करते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करते हो, उनको कुछ सम ऑफ मनी देते रहते हो। सपोज करते हैं इकोनॉमिक में लॉकडाउन हुआ था, तो कंट्री डिसाइड कर ली इंडिया की, भाई देखो हर एक इंसान को 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। वो होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपकी, रिगार्डलेस ऑफ द इनकम, रिगार्डलेस कि आप पहले कितने कमा रहे थे, आप 5,000 कमा रहे थे, 50,000 कमा रहे थे, 5 लाख कमा रहे थे, आपको एक बेसिक इनकम सबको मिलेगी, ठीक है। और आपके क्या रिसोर्सेज थे, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास घर बार है नहीं, आप रेंट पे रह रहे हो, कोई सरकार इस बात पे कोई जजमेंट नहीं करेगी। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए एक होगा, ठीक है, आप एम्प्लॉय थे नहीं थे। मेन आइडिया जो UBI का होता है ना, वो होता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और प्रिवेंट करना है, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है कि और जितनी है उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, और रिड्यूस का मतलब होता है कि जितनी थी उसको कम कर देना है, ठीक है। और इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, लोगों में आपस में बराबरी है, उसको इंक्रीज़ करना है। एसेंशियल प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल बेसिक का है आइडिया का, वो है कि सारे के सारे सिटीजन्स एंटाइटल होने चाहिए एक लिवेबल इनकम के लिए, यानी कि हर एक मनुष्य के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अपना गुजारा कर सके, वो गुजारे लायक उनके पास पैसा होना ही होना चाहिए। इसका एक एसेंशियल प्रिंसिपल जो UBI का ये होता है। अब ये पॉइंट इतना अच्छा है, ये शायद ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो वहाँ पे आपको आएगा कि ऑल सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू ए लिवेबल इनकम, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसिस दे आर बॉर्न। कोई गरीब पैदा हुआ, कोई अमीर पैदा हुआ, कोई इस जगह पैदा हुआ, कुछ जगह पैदा हुआ, कोई लड़का है, लड़की है, ठीक है, कोई किस फैमिली में, इन सब को हटा करके सबके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो गुजारा कर सके अपना। अब UBI के फॉलोइंग कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है, यूनिवर्सलिटी, अनकंडीशनैलिटी, पीरियोडिक, पेमेंट्स इन कैश। यूनिवर्सिटी मतलब सारे के सारे सिटीजन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, कोई उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी बेसिस के ऊपर। नो प्रायर कंडीशन, ये नहीं देखेंगे भैया आपने पहले आपके पास जॉब थी, आपके पास तो अच्छी जॉब थी, या तुम तो बहुत बड़े ऑफिसर थे, तुम तो बहुत बड़े पायलट थे, तुम बड़े बड़े इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, तुम्हारे पास तो पैसा था, लेकिन मजदूर को पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके लिए बराबर जाएगी वो। पीरियोडिक होगी, एक हर महीने जा सकती है, 15 दिन में जा सकती है, 3 महीने में जा सकती है, 6 महीने जा सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर का डिसाइड करना। पेमेंट कैश में होती है, आप ये नहीं आप कूपन दे दोगे कि यार ये वाला कूपन ले लो, वहाँ से आके खरीदारी कर लो, नहीं, आपको उनके अकाउंट में पैसा भेजना होगा, कैश जाना चाहिए। वो उस कैश को वो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं उनकी चॉइस होती है। तो ये 4 कंपोनेंट ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एक अच्छी डेफिनेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट कर सकते हो आप। बेनिफिट क्या होते हैं इसके, एक तो सिक्योर्ड इनकम हो जाती है सबके पास, सबको इतनी शांति हो जाती है, देखो भैया अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मेरा गुजारा हो सकता है, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ और एक छत के नीचे रख सकता हूँ, इतना तक आपको करना पड़ता है। पॉवर्टी रिड्यूस होती है, गरीबी कम होती है, और इनकम इनक्वालिटी सोसाइटी में वो भी कम होती है, ठीक है। परचेसिंग पावर है, जब हर पुअर की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज होने लगती है, डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज होगी तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो इकॉनमी बढ़ेगी, इकॉनमी बढ़ेगी तो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो देखो एक छोटी सी चीज़ से कितनी सारी चीज़ें आगे पीछे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है।
तो ईज़ टू इम्प्लीमेंट, इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है इतने लोग हैं, सारे के सारे भेज देने। अब क्रिटिसिज्म क्या होता है ऐसे में मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। देखो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठ के आएगा, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी। अब मनी जो सरकार का जो पैसा वेस्ट हो रहा होता है ना, स्पेशली इंप्लीमेंटेशन में, कि जांच पड़ताल करो कितने लोग हैं, किसकी क्या इनकम है, प्रूफ लेके आओ, डॉक्यूमेंट लाओ, फलाना दिखड़ा, उस सब का पैसा बच जाता है इसके अंदर, क्योंकि सबको देनी है आपको। इस आइडिया के सपोर्टर कौन कौन है, स्पेशली जब इकोनॉमिक्स, देखो ये आपको लिखना पड़ेगा यार, ये भी बहुत खास चीज़ है कि किसने इस आइडिया को सपोर्ट किया इंडिया के अंदर। और बड़ा फर्म है, इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको पता है, साल में जब भी आती है तो एवरी, स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे इज़ लाइक नस है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का आया था, उन्होंने एडवोकेट किया था। एडवोकेट करके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लॉयर, एक होता है सपोर्ट करना। उन्होंने सपोर्ट किया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है ना उनके मुकाबले, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बहुत सारी स्कीम चला रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव भी हम रख सकते हैं, रादर देन इतनी सारी स्कीम चलाने के हम एक इस तरह का यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी डाल सकते हैं। ये रिकमेंड किया गया था। और इसके अलावा यूबीआई के जो सपोर्टर्स उसमें आते हैं इकोनॉमी के नोबेल लॉरेट्स, ठीक है, जैसे कि पीटर डायमंड, क्रिस्टोफर पिसराइड्स, टेक लीडर्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क। अच्छा, ऐसी कौन से कंट्रीज़ है जिनके अंदर ऑलरेडी अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम चल रहा है? मुझे 5 कंट्रीज़ के नाम बता दो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से। ध्यान रहे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से 5 कंट्रीज़ के नाम बता दो जिनके अंदर ऑलरेडी यूनिवर्सल बेसिक इनकम चल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक से। अब इसको चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहली बात, इसको इम्प्लीमेंट करने में हाई कॉस्ट होती है। यूबीआई की एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसमें लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होता है। हाँ, राजनेताओं की इंटरेस्ट की कमी की, यार इतना सारा पैसा पब्लिक को देंगे, पता नहीं कहाँ मिसयूज़ होगा। पॉलिटिकल विल इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग इस चीज़ के अंदर लेके, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि मोटिवेशन टू वर्क, यानी कि अगर हर इंसान को पता ही होगा कि मेरे पास महीने के 5,000 रुपये तो आने ही है, 7,000 10,000 तो आने ही है, तो काम करने की इच्छा को ड्रॉप कर देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसको पता है यार कैश आएगा तो फिर मेरे को अपने घर वालों को आगे सिखाने की क्या ज़रूरत है, तो अपने प्लेजर के लिए उसको ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे काम करने के लिए आपके पास डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पूरी कंट्री का रजिस्टर होना चाहिए, कौन वेरीफाइड ह्यूमन बीइंग है नहीं है। अगर हमारे पास एनपीआर और एनआरसी वगैरह लागू हो जाता है ना, सीए वगैरह, तो हमारे लिए इस तरह के स्कीम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप बिना डेटा के थोड़ी भेजोगे इतना पैसा। आपके पास पता होना चाहिए कितना अकाउंट है, कितने लोग हैं, कितनी फैमिली है, कौन कौन है इंडिया में है, कौन कौन फॉरेनर है, कौन कौन लीगल है, कौन कौन इलीगल है, तभी तो आप अपने लोगों को पैसा भेज सकते हो ना। तो देखो इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर क्या मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि मैं सीएए को एनआरसी को प्रोटेस्ट कर मतलब ओपिनियन में अपने प्रेफरेंस दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं किसी को बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं स्कीम के मुताबिक बता रहा हूँ। जब मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि उसको फेवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो इस तरह की स्कीम के लिए क्या हमारे पास एनआरसी की ज़रूरत है, क्या हमको सीएए की ज़रूरत है? हाँ, इस स्कीम के लिए हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कभी आपको इंटरव्यू में पूछ लिया ये एंटी सीएए राइट्स हुए थे, तो आपका क्या ओपिनियन होगा? आप ओपिनियन बता सकते हो, सर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरसी और ये एनपी आना स्पेशली। तो कितना अच्छा पॉइंट मिल गया आप लोगों को, ये चीज़ें नोट डाउन करके रख लो। इंस्टा लिंक्स के अंदर वो पूछ रहा है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, अभी बता दी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सपोर्टर क्या है, जस्ट अभी बता दी। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है, मार्क जुकरबर्ग के नाम ले दिए, ये सारे हो गए। एग्जामिन करो आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या फेवर में और अगेंस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया इतना अच्छा, और ऊपर आप लोगों ने चैलेंजिंग चीज़ें देख लेंगी। अब हम चलते हैं GS3 की सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा सहकार मित्र स्कीम, जो कि लॉन्च की गई है। इश्यूज़ क्या क्या रिलेटेड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताना भूल गया हूँ, मैंने आपको यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताना चाहता था, इसकी मैंने स्लाइड ओपन की हुई थी, एक बार ये दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना मैं स्किप कर सकता था अभी तक। NHRC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं थी, जैसे इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन था, लेकिन NHRC नहीं मेंशन था। तो NHRC को हम लोगों ने एक कानून बनाया था पार्लियामेंट में, उसके थ्रू पास किया, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बेसिस है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर, ठीक है। और इसका जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रमोट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मनुष्य के अधिकारों का प्रोटेक्शन। और लास्ट जो टॉपिक गया था हम लोगों ने प्रीवियसली, उसमें हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स और ये ह्यूमन राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको तो बस मज़ा से आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो टॉपिक रिलेट हो रहे हैं। अब इसमें एक्ट के अंदर ये किन किन तरह के राइट्स के ऊपर बात करते हैं, जो वो राइट्स जो रिलेट करते हैं लाइफ के साथ, लिबर्टी के साथ। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम,
ठीक है, और इक्वालिटी, डिग्निटी इंडिविजुअल्स की, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड वगैरह है। इसका हम लोग एक बार फंक्शन देखेंगे। तो देखो आपको 1993 में बना था 12 अक्टूबर को। फंक्शन आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, फैक्टर्स वगैरह रिव्यू करना, स्पेशली जो टेररिज्म के एक्ट चलाए जाते हैं, ठीक है, और ट्रीटीज़ वगैरह को स्टडी करना, प्रमोट रिसर्च करना ह्यूमन फील्ड्स के राइट में। कॉम्पटिशन हम ध्यान रखते हैं, NHRC से टॉपिक की कॉम्पटिशन बहुत ज़रूरी है। एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो कि चीफ जस्टिस हो इंडिया का या फिर जज हो सुप्रीम कोर्ट का। एक मेंबर जो कि है या फिर होना चाहिए जज सुप्रीम कोर्ट का। एक मेंबर जो कि है या फिर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। 3 मेंबर्स होंगे, आउट ऑफ विच एटलीस्ट एक होना चाहिए वुमेन, जिसको अपॉइंट करेंगे हम लोग। ऐसे ह्यूमन बींग्स उनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स वगैरह का, यानी कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल में चेयरपर्सन होने चाहिए नेशनल कमीशन के, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉर वीमेन, फॉर माइनॉरिटीज़, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सनल एलिजिबिलिटी, CPWD वगैरह हो गए सारे, ठीक है, और जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की तरह सर्व करेंगे। अब देखो ये इतने सारे कंपोनेंट, इतने सारे जिन्होंने अगर कमीशन के यूज़ कर लिए सारे नेशनल, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसका कॉम्पोजिशन कितना। इसलिए मैंने आपको ये मिस नहीं करवाया। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर ही हैं, ठीक है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव फिलहाल जस्टिस HL दत्तू हैं जो इसके चेयरमैन हैं। ये करंटली का पता होना चाहिए। अच्छा, इनके जो ये भी जो होते हैं ना, फिलहाल उसका चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ये आप वैसे बेशक याद मत रखो, ये एग्ज़ाम से पहले करके जाओ। एग्ज़ाम से जस्ट पहले क्या, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं और इंटरव्यू से पहले आपको एक बार देख के जाना पड़ता है। एक बार मैं यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉडी हो गई है। इसमें 47 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स के वही जिनेवा स्विट्जरलैंड में होते हैं। गलती से कभी आपको किसी का हेडक्वार्टर ना समझ में आ रहा हो ना, और ऑप्शन में कहीं जिनेवा हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप जिनेवा लगा के आ जाना, उसमें 50% चांसेस होती हैं आपका सही होगा। मोस्टली हेडक्वार्टर वहाँ पे पता है तो अच्छे वाले लगाना, लेकिन ये बता रहा हूँ जब नहीं पता और लगता है कि हाँ शायद चांसेस हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, बेसिकली जो इश्यूज़ होते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ असेंबली के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, विमेन राइट, LGBT राइट, रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ के राइट्स वगैरह के बारे में 2006 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इसको स्टैब्लिश किया था 15 मार्च को, ठीक है। और ये जो OHCHR है ना, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन सबके साथ एंगेज होकर काम करता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में होगी। प्रेसिडेंट इसकी एलिजाबेथ टिकी फिजलबर्गर हैं, अजीब सा नाम है थोड़ा, बट ठीक है। यहाँ पर हम लोग और कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं, ये हम देख लेते हैं। अफ्रीकन स्टेट्स के 13 कंट्रीज़ हैं, एशिया पैसिफिक के 13 हैं, ईस्टर्न यूरोपियन के 6 हैं, लैटिन अमेरिकन कैरिबियन के 8 हैं, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर की 7 हैं। इनका अगर काउंट करते हैं तो 13 और 13 26, 26 और 6 और 8 14, 14 और 26 40 और 7 47, एग्जैक्टली टोटल 47 काउंट आ गया। तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है, NHRC क्या है। अब हम फिर नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारी थी GS पेपर 3 की। इश्यूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है, मुनाफा, छूट देना, ठीक है, और खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का टॉपिक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आप जिन्होंने विजन की मंथली कंपैरिजन की ना, उनको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कितने अच्छे से डिस्कस किया गया था। और जून जुलाई के मंथ का टाइम रहेगा जहाँ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के ऊपर आएगी बात। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, टॉपिक में गिवन है, डायरेक्टली टॉपिक में मेंशन है, सिलेबस है, ये पूरा ये सिलेबस का पार्ट है, जिनको नहीं पता हो वहाँ पर दे रखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके बारे में क्या फ़ायदे हैं, क्या कौन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, सजेशन क्या हो सकती हैं, कैसे काम कर रहा है, कब से स्टार्ट हो, सब पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। इसकी फंक्शनिंग, इसके लिमिटेशन, इसका रिवैम्पिंग, इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक्स कितना है इसमें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया ने वो अभी रिवोक किया था, पीस क्लोज रिवोक किया था WTO के अंदर। तो कितनी सारी कनेक्शन है इसके, सबके सब मैंने विजन की मंथली कंपाइलेशन डिस्कस की है, जिन्होंने किए उनको पता चल जाएगा। सहकार मित्र स्कीम लॉन्च की गई है, ये एक इनिशिएटिव है NCDC का। NCDC होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें मुझे एक चीज़ आप बताओगे, इस टॉपिक का क्वेश्चन है कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है, उनको देखना पक्का फ़ायदा होने वाला है। इसमें क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो प्रोफेशनल्स को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो एक लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर रोल्स डेवलप करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, कोऑपरेटिव, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, इन सब के थ्रू वो एक अपॉर्चुनिटी, एक लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ें डिफाइन करते हैं। इस प्रोग्राम के अंडर हर एक इंटर्न को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है 4 महीने तक के इंटर्नशिप पीरियड का। एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होने चाहिए, डिसिप्लिन जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर उसके अलाइड एरियाज, IT एक्सेट्रा। अलाइड एरिया मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए कुछ, वो सारे के सारे इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल जो परस्यू कर रहे हैं और उन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी MBA डिग्री एग्रीकल्चर बिजनेस में या फिर कॉर्पोरेशन में या फाइनेंस में या इंटरनेशनल ट्रेड में या फॉरेस्ट्री में या रूरल डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो भी एलिजिबल है।
अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है ना जिसने MBA वगैरह कर रखी है, उसको बता देना भैया गवर्नमेंट की इंटर्नशिप निकल रही, बहुत अच्छी लॉन्च हुई है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होंगे, इनके फ़ायदे क्या होंगे। असिस्ट करेंगे वो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये आपको ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होते हैं ये, यहाँ मैं बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को असिस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नए और इनोवेटिव आइडियाज़ जो कि यंग प्रोफेशनल्स के होते हैं उन सबको हेल्प करता है। इंटर्न्स को एक्सपीरियंस मिल जाता है वर्किंग का फील्ड के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम है तो सरकारी आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। कॉन्फिडेंस मिलता है सेल्फ रिलायंट बनने का, आत्मनिर्भर बनने का। आत्मनिर्भर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो अब देखो आप इस स्कीम को मैच अटैच कर सकते हो ना आत्मनिर्भर से, तो कहीं कुछ क्वेश्चन में आया तो आप सहाकार मित्र को भी अप्लाई कर सकते हो, आत्मनिर्भर कैंपेन को भी अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ विन विन सिचुएशन, यानी कि कोऑपरेटिव्स और यंग प्रोफेशनल दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, दोनों को फायदा हो। कोऑपरेटिव को लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, इंटर्न को अपना एक्सपीरियंस मिल जाएगा आगे फर्दर अपने प्रोफेशन में जाने के लिए। इंटर्नशिप का तो बेसिक काम यही होता है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1963 में, पता होना चाहिए बिल्कुल। अब ऐसी चीज़ों को ना जिन चीज़ों की 1963 आ गया तो 6 और 3 9 और 1 और 9 199 ऐसे याद कर लो। अच्छा NCDC एन मतलब नेशनल, ये NCDC मतलब नेशनल मतलब 9 1963 वाला वो तो NCDC होगा 9 199 6 + 3 9, ऐसे अपने आप निमोनिक बनाने होते हैं। NCDC मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर्स होते हैं और ये इसका मेजर काम क्या होता है, ये क्या कहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। किनको, कोऑपरेटिव को, सोसाइटी को, फेडरेशंस को। जब आपको कोऑपरेटिव का आंसर दे दोगे ना मुझे तो आपको समझ में आ जाएगा भैया कोऑपरेटिव क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, फेडरेशन क्या होती है। FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ना वो सारे के सारे पहली बात तो फार्मर्स होते हैं। प्लस स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, वो क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इनको सपोर्ट और प्रोवाइड करना। किसको, SFAC सपोर्ट प्रोवाइड करता है FPO को, ठीक है। छोटा टॉपिक था स्कीम के बारे में, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें मेंस का कुछ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रीलिम्स में आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। इंस्टा के लिंक की ऑब्जेक्टिव्स इस स्कीम के, ठीक है, देख लिया, डिसाइड कर लिया। एलिजिबिलिटी ऊपर 2 बार पढ़ ली। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, NCDC हो गया। NCDC क्या होता है ऊपर बता दिया, 1963 में था। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, अच्छा ये तो मैंने आपसे पूछ ही लिया है, ये तो आपको बताना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ मेंशन है, किसी आर्टिकल में मेंशन है, किसी एक्ट में मेंशन है, कहाँ मेंशन है, ये आपको बताना है मुझे। FPO क्या होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। SFAC क्या होता है, ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है FPO को, ठीक है, ईजी था। GS3 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। GS3 का टॉपिक उसी के अंदर कवर्ड है जिसमें हम लोगों ने पिछली वाला टॉपिक कवर किया था। इसका कंटेक्स्ट क्या है, एनुअल अलॉटमेंट, यानी कि साल में 4000 रुपये करोड़ दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, PDMC। ये कंपोनेंट किसका है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 2020 और 21 के लिए। दोबारा बता देता हूँ कंटेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर ड्रॉप। उस कंपोनेंट के तहत सभी स्टेट्स को मिलाकर 4000 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाएंगे 2020 और 21 के लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सब कुछ क्या होता है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये टंग ट्विस्टर की तरह साउंड कर रहे हैं। ये कंपोनेंट है PMKSY का, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है PDMC को, जो कि किसका कंपोनेंट है, दोबारा याद रहे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई मतलब इरिगेशन को बोलते हैं। ये ऑपरेशन है कंट्री के अंदर 2015 और 16 से। इसका मेजर फोकस होता है जो वाटर एफिशिएंसी होती है ना फार्म लेवल पे, खेतों के अंदर किसानों के लिए, उसको माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारे वगैरह से, इन सब से इन सब से रिप्लेस करना, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी होती है। इसमें वाटर सेव होता है, टाइम सेव होता है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, लेबर सेव होती है इसके अंदर। फंडिंग क्या होती है, जो माइक्रो इरिगेशन का फंड का कॉर्पस है ना, कॉर्पस मतलब होता है कि ओवरऑल कितना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब मिला के जो फंड होता है वो 5000 करोड़ का। ये क्रिएट किसके अंदर हुआ है, नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फैसिलिटेट करता है स्टेट्स को मोबिलाइज करने में, ध्यान रहे मोबिलाइज करने में मतलब मेंटेन, ऑपरेट, फंक्शन, जो भी रिसोर्सेज होते हैं और उनकी कवरेज को कहाँ एक्सपेंड करता है, जो माइक्रो इरिगेशन, जो हमने बात की स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, फव्वारे वगैरह हो गए। ड्रिप इरिगेशन पता होगा ना, पाइप लग जाती है उसमें छोटे छोटे ड्रॉप से पानी जाता है तो बिल्कुल प्लांट के रूट में जाता है। उससे क्या होता है कि पूरे खेत को भरने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरे खेत को पानी से भरते तो क्या होता है कि हवा में इवेपोरेट हो जाता है, वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन पानी बहुत बचता है, बहुत ज़्यादा सेविंग होती है, हैवी अमाउंट की सेविंग होती है। तो कुछ स्पेशल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो इंसेंटिवाइज किए जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे स्कीम के अंदर है। इसके आप एनकरेज करते हो फार्मर्स के अंदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। ध्यान रहे, एक बात दोबारा दे रहा हूँ, कल हम लोगों ने, आई थिंक कल नहीं परसों हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, वो
साहित्यकार सेतकियार संगठन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड स्कीम वाला था, उसमें किसानों ने ये डिमांड की थी कि हम लोग ये अनअप्रूव्ड सीड्स ग्रो करेंगे ताकि सरकार का ध्यान हमारे ऊपर जाए और हमारे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो वो तो सीड वाली बात थी, लेकिन देखो यहाँ पर गवर्नमेंट यही बात कर रही है। माइक्रो इरिगेशन वगैरह सिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार ने एक स्कीम के अंदर 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की अलॉटमेंट की है। तो देखा, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी काम कर रही है। अभी कल को वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जीएम मॉडिफाइड का, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट इनका क्रिटिसिज्म तो ये है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो आप बताओ क्या कर रही है सरकार? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हाँ देखो, जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार ने इतना फंड दिया हुआ है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या आता है? ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली चीज़ें। देखा कैसे चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं आपस में। जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं उनको ये फ़ायदा होगा। असिस्टेंस, सहायता, सरकार जो है गवर्नमेंट वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है 55% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, 45% अदर फार्मर्स को इंस्टॉलेशन के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को। इसके अलावा जो कुछ स्टेट्स में एडिशनल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन को अडॉप्ट करें। अच्छा, इसके तहत मैं एक अपना क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा नीचे गया है? तो अगर आप इसका आंसर देंगे तो मतलब आपको तो भैया बहुत नॉलेज है सच में। कौन से स्टेट के अंदर पिछले कुछ 5-10 सालों में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल सडनली ड्रॉप कर गया है? देखते हैं कौन बता पाता है। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? हो गए माइक्रो इरिगेशन फंड 5,000 करोड़, ये 4,000 करोड़। अच्छा, ये दो जगह पर था। माइक्रो इरिगेशन फंड 5,000 का है, सरकार ने अलॉट किया वो 4,000 करोड़ है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, मैं इसको ना नेक्स्ट न्यूज़ में कवर करके चेक करके बताऊंगा। ये कुछ कन्फ्यूज़ कर रखा है यहाँ पर। नबार्ड ने क्रिएट किया है 5,000 का माइक्रो इरिगेशन फंड। अच्छा, वो सरकार ने अलॉट किया है। ओके ओके, ठीक है। असिस्टेंस किस तरह का है? 55%, 45%, ठीक है, पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्कीम आपको डिस्कस करनी है मेंस में, ठीक है, पूरा का पूरा वही है। अब हमारे पास GS3 का एक और टॉपिक है, आई फ्लॉज मुंबई, ठीक है, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ लोग बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? कोई बुक नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। ARC वगैरह की रिपोर्ट पढ़नी होती है, करंट अफेयर करने होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ नहीं आता इसके अंदर एडिशनल। तो इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का और बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो वो BMC रहता है। किसी और का आपने नाम सुना भी नहीं होगा, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ। तो इसके बारे में पता होना चाहिए भैया। कॉम्पन इसका सब कुछ डिटेल रहता है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये इंडिया का। मुंबई इज़ दी ओनली सेकंड सिटी इन कंट्री आफ्टर चेन्नई टू गेट द सिस्टम। इससे पहले चेन्नई के पास ये सिस्टम आया था आई फ्लो का। क्या सिस्टम हम लोग जानेंगे, काम कैसे करता है। ये एक वार्निंग सिस्टम है जिससे कि हम लेगा रिले अलर्ट्स। रिले अलर्ट्स मतलब जो भी पॉसिबल फ्लड प्लोन एरियाज़ है ना, वहाँ पर कुछ 6 से 72 आवर्स के एडवांस में आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया इस तरह की बारिश आ सकती है, इतना वाटर का लेवल राइज हो सकता है, इस तरह के लोगों को खतरा हो सकता है, तो वार्निंग मिल जाएगी, एक अलर्ट मिल जाएगा। आई फ्लो सिस्टम का काम यही होता है। और इस जगह पर क्यों करते हैं और इस सिस्टम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन देगा पॉसिबल फ्लड प्रोन एरियाज़ की, हाइट देगा फ्लड वाटर की, ठीक है, कहाँ तक पहुँच सकता है, लोकेशन वाइज प्रॉब्लम बताएगा कौन से एरिया में। 24 वार्ड अक्रॉस, जितने भी 24 वार्ड्स हैं इनके, कैलकुलेट करता है वल्नरेबिलिटी क्या है, कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। प्राइमरी सोर्स सिस्टम का है कि कितनी रेनफॉल होने वाली, उसके बेस पे डिफाइन करता है, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स आई फ्लो सिस्टम का क्या, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है घुमा के, तो आप कह दोगे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ द प्राइमरी सोर्स। बट मुंबई एक कोस्टल सिटी है, तो सिस्टम के अंदर बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया गया, ध्यान रहे। टाइडल वेव्स, स्टॉर्म टाइड्स, ठीक है, उसके फ्लड के असेस करने के लिए। लेकिन फिर से प्राइमरी सोर्स की बात करेगा। अब यहाँ कंफ्यूज करेगा प्रीलिम्स में आपको जो टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, कि प्राइमरी सोर्स क्या है, तो वो आपको ये भी ऑप्शन देगा, टाइड वेव्स, स्टॉर्म टाइड्स, फ्लड असेसमेंट, कोस्टल सिटी। देखो जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। द मोमेंट आपको क्वेश्चन बनाना आ गया, आप निकल पड़े हो बस, फिर आपको कवर करना है मैक्सिमम, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और देखो मैंने आपके सामने इसको बता दिया कि इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ आई फ्लो सिस्टम? प्राइमरी सोर्स यानी कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, प्राइमरी सोर्स उसका अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। लेकिन इसके अलावा और किस किस को एसेस करेगा? कोस्टल सिटी है तो फैक्टर जैसे टाइड वेव हो गई, स्टॉर्म टाइड हो गई, इनको भी। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। सिस्टम की ज़रूरत मुंबई में क्यों पड़ी है भैया? मुंबई हमारी पहली बात हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए ये इसका एडिशनल नेम, ठीक है। और ये फ्लड जो है इसमें पीरियडिकली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जो रिसेंटली जो फ्लड आया था 2017 में आया था 29 अगस्त को, कंट्री पूरा का पूरा स्टैंडस्टिल पे आ गया था, यानी कि एक बार के लिए तो कंट्री पूरी की पूरी बंद हो गई थी। कंट्री नहीं सिटी, सॉरी। पिछले साल पोस्ट मानसून के जाने के बाद अनसीजनल रेनफॉल आई थी अक्टूबर के अंदर, यानी कि बेमौसम बरसात। 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए थे अरेबियन सी से, ठीक है, जिन्हें अथॉरिटी का ध्यान पकड़ा था ऑफ गार्ड, और इसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है। रिसेंटली मुंबई के अंदर कौन सा जो था
ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, मुझे नाम बता सकते हो? अगर इसको ये भी नहीं पता होगा तो फिर वो भैया फॉलो नहीं कर रहा करंट अफेयर्स ध्यान से। रिसेंटली मुंबई को टच करता हुआ कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था? बिल्कुल रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली 2005 के 26 जुलाई के आसपास जो फ्लड आई थी उसमें सिटी को 94 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिली थी। 100 ईयर का एक हाई, 100 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरी की पूरी सिटी पैरालाइज हो गई थी। हाँ, ये 2005 में आप लोगों के बचपन की बात होगी, आप लोगों को याद होगा तो बहुत सारी फोटोज़ आ रही थी, ट्रेन वगैरह भी आधे तक डूब गई थी, इतना पानी भर गया था वहाँ पर। सिग्निफिकेंस क्या है सिस्टम का? अर्बन फ्लडिंग जो है बहुत कॉमन है, ठीक है, सिटी के अंदर, स्पेशली जून से सितंबर जो कि मानसून का टाइम होता है। इसके कारण क्रिपलिंग ऑफ ट्रैफिक रुक जाता है, रेलवे रुक जाती है, एयरलाइन रुक जाती है, एयरपोर्ट पे पानी भर जाता है, ठीक है, लोग चल ही नहीं पाते, एयरप्लेन उड़ ही नहीं पाता, लैंड ही नहीं कर पाता, दिखता ही नहीं उसको ट्रैक अच्छे से। तो एक प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है फ्लड्स के लिए। अब देखो यहाँ से ही निकल के आती हैं एनडीएमए की गाइडलाइंस। एनडीएमए क्या होता है, एसडीएमए क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है, सब डिस्कस किए मैंने विजन की कंपाइलेशन में रिसेंटली जो हुई है। अभी भी जिसने विजन की कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं की, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। ऊपर स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बताई थी, प्लीज़ उस पर ध्यान देना, क्वेश्चंस के आंसर करना। आंसर राइटिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट कोऑपरेट। बाय बाय।